लास्ट क्लोज चल रहा था जिसमें कि ये बात की गई थी, जो 15 का क्लोज 6 है कि भैया अब जो है जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी है आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, जैसे कि उनको आरक्षण दिया गया है 10% का। तो 6 जो है मेनली उन्हीं के लिए प्रोवाइड किया गया है। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लोज 4 एंड 5, यानी कि ऐसी क्लास जो कि 4 और 5 में नहीं है, यानी कि जो ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, तो जनरल श्रेणी के पर्सन, इसका मतलब उनके मैम लिए कौन भी। सा सेक्शन करा रहे हो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा, 15 क्लोज 6। 15(6) ना मैम? 15(5) था स्टेट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ, जो 5 का था वो उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण की बात कर रहा था कि भले ही वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, भले ही वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, उसमें जो है उनका आरक्षण किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 13 क्लोज 1 उसको छोड़ के, जो कि माइनॉरिटी के लिए स्पेशल बनाया गया है। स्पेशल परमिशन टू एडुकेट थ्रू द स्टेट। तो वो उसके लिए था, जो कि 93rd अमेंडमेंट 2005 से ऐड किया गया था। और ये वाला आपका 2019 से ऐड किया गया है, जो 6 क्लोज है ये 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इनके एडवांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। साथ ही साथ इनके लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, भले ही वेदर इट इज एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, भले ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार से सहायता प्राप्त करता हो या ना करता हो, वहां पर भी इनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे हम कि जो आर्टिकल 30 क्लोज 1 है उसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहले नहीं था, ये बाद में जब आपका 2019 में इसका एक्ट आया है ईडब्ल्यूएस वाला, तो तब से इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। अब आपकी बात आती है आर्टिकल 16 की, कि आर्टिकल 16 क्या बात करता है। जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं, जो पद हैं, उन पर अपॉइंटमेंट के रिलेशन में अवसर की समानता, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाए, कोई भेदभाव उनमें किसी भी आधार पे ना किया जाए। जैसे ये कहते हैं, नो सिटीजन शेल on ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be intelligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state, यानी कि किसी भी नागरिक, नागरिक ध्यान रखिएगा सिटीजन, किसी भी सिटीजन के लिए स्टेट के अधीन किसी भी नौकरी या किसी भी ऑफिस के संबंध में, किसी भी पद के संबंध में, केवल उसके धर्म, उसके वंश, उसकी जाति, उसके लिंग, उसका जन्म स्थान, उसका निवास स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही उसको इस आधार पर डिसेबल घोषित किया जाएगा कि वो यहाँ का निवासी है, वो वहां का निवासी है, वो तो उत्तर प्रदेश का निवासी है इसलिए बिहार में नहीं आ सकता, बिहार का निवासी है इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता। तो ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम 15 की बात करते हैं तो वहां पर आपकी क्या है, 5 चीजें हैं, और जब हम बात करते हैं 16 की तो वहां पे एक स्थान, एक चीज और बढ़ जाती है, जो है निवास स्थान, कि भैया आप निवास के आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो कि सरकार की नौकरियां होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा हैं और यहाँ पर भी हैं। जब हमने 15 में एक्सेप्शन देख लिए, क्योंकि 15 में भी तो ये कहा गया था कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और फिर आप जब क्लोज 3 देख रहे थे तो आपने देखा कि नहीं किया जा सकता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, SC/STs के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो आपका
आर्टिकल 16 क्लोज 3 है, आर्टिकल 16 क्लोज 4 है, आर्टिकल 16 क्लोज 4A है, आर्टिकल 16 क्लोज 4B है और आर्टिकल 16 क्लोज 5 है। वो क्या है, एक्सेप्शंस हैं सभी इसके आर्टिकल 16 क्लोज 1 और 2 के। वो सभी यहाँ पर 3, 4, 4A, 4B और 5 ये एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1 और 2 के एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी स्पेसिफिक स्टेट में किसी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के बारे में लॉ बनाकर रेसिडेंट्स को क्वालिफिकेशन के रूप में प्रिस्क्राइब कर सकती है ना। यानी कि अगर वो चाहे तो ये शर्त लगा सकती है कि भैया अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसा होता भी हम देखते भी हैं बहुत बार कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो ही आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, या आप अगर बिहार के निवासी हैं तो ही ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ जगह पर वो कौन लगाएगी, पार्लियामेंट कानून बना के। अगर वो इसको लगाना चाहती है तो ऐसा किया जा सकता है, रेसिडेंट्स को एक स्पेशल या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के रूप में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है वहां पर। ठीक है, ये 3 कहता है 16 का 3। वहीं पर जब हम 16(4) की बात करते हैं तो उसका ये कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट है जो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट सर्विस में ओबीसी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन कर सकता है जिनका स्टेट के ओपिनियन में सर्विसेज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि भैया ओबीसीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, मतलब वो जो है आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं और नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो वहां पर उनको पदों का आरक्षण किया जा सकता है, उनके लिए जो है सीट्स का आरक्षण किया जा सकता है, वैकेंसीज में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन स्टेट को ऐसा लगना चाहिए कि उनका जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है नौकरी में। इसी तरीके से ये कहते हैं, जो नेक्स्ट है आपका 16 क्लोज 4A, वो ये कहता है कि जो स्टेट है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में एसटीज और एससीज के पक्ष में भी प्रमोशन के रिलेशन में रिजर्वेशन कर सकता है जिनका स्टेट के ओपिनियन में, स्टेट की सर्विसेज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी कि अगर सरकार को या स्टेट को ऐसा लगता है कि जो एसटीज हैं, जो एससीज हैं, उनका प्रमोशन यानी कि ऊपर के पदों पर सही प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां पे हम आरक्षण में भी उनके लिए प्रमोशन में भी उनके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं कि भैया इस वाली जो पोस्ट है या ऊपर जो है एससीज के इतने प्रमोशन होंगे ही होंगे, उसमें वहां पर एससीज को ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो हम प्रमोशन में भी आरक्षण कर सकते हैं, कौन, स्टेट। तो ये सब क्या चल रहा है, ये सब एक्सेप्शन ही तो चल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और यहाँ पे यही तो सब है कि भेदभाव किया जा सकता है। फिर ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में उन वैकेंसीज को जो किसी ईयर में रिजर्व थी लेकिन भरी नहीं गई, यानी कि वो रिजर्व तो थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी, तो उनको बैकलॉग है ना, अगले साल में रिजर्व के रूप में भर सकेगी। लेकिन ऐसी वैकेंसीज 50% की लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि एससीज की उन्होंने 13 सीट निकाली, लेकिन उसमें से जो है वो भरी नहीं गई और 7 ही सीट भरी गई, तो 6 बची। तो ये जो 6 सीटें बची है ना, और आगे आने वाली जो वैकेंसीज है उनकी 13 ही है मान लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें उनको वो डाल देंगे जो पीछे पुरानी वाली बची हुई वैकेंसीज है, तो वो इस तरीके से आगे भरी जा सकती हैं जो बची हुई वैकेंसीज है। बस इतना ध्यान रखना है कि 50% से ज्यादा ना चला जाए, ये ऐसा ना हो कि इनकी सीटें जो है बाकी सीटों से ऊपर हो जाए। 50% तक तो चल जाएंगी क्योंकि बैकलॉग में आई है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेंगी, उससे ऊपर ना हो जाए कि जितनी वैकेंसी है इनकी दुगनी हो गई सीटें और जो वैकेंसी निकली है वो कम निकली है। नहीं, प्रॉपर हो, बराबर चल जाएंगी लेकिन अधिक नहीं चलेंगी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है, जो आपका 16 क्लोज 5 है, वो ये कहता है कि स्टेट लॉ के थ्रू किसी भी रिलीजियस ऑफिस पर अपॉइंटमेंट के लिए पर्सन की किसी विशेष यानी कि किसी स्पेशल रिलीजन की नॉलेज की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकती है।
कि भैया इस वाले पद पे अगर आपको अपॉइंट होना है तो आपको इस रिलीजन की जानकारी होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप उसमें आपको वो पोस्ट आप नहीं भर सकते हैं। तो किसी विशेष धार्मिक पद के लिए भी एक विशेष धर्म की जानकारी को क्वालिफिकेशन बनाया जा सकता है अगर वो पद किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि पंडितों की वैकेंसीज निकलती हैं, जो बड़े बड़े आपके मंदिर होते हैं, अयोध्या मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है या और भी है, तो वहां पर हम उस विशेष धर्म की जानकारी जो है लगाई जा सकती है। अब बात आती है आपका जो क्या है, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो एक तो अनटचेबिलिटी कौन सी वाली, वो जाति वाली अनटचेबिलिटी, जो कुप्रथा थी, जो कुरीति थी, वो वाली अनटचेबिलिटी। ऐसी वाली नहीं, जैसे मान लीजिए किसी को कुष्ठ रोग है तो उसको छू नहीं सकते हम क्योंकि वो फैल जाता है, तो वैसे वाली नहीं। अगर किसी को कोई संक्रमण बीमारी है जो फैलने वाली बीमारी है, तो वहां पर हम उसको जो है अलग रख सकते हैं। जैसे कोरोना था, तो कोरोना में हमें क्या करना था, उसको भैया क्या कहते हैं, उसको अलग रखना था। तो वो क्या है, वो इसके अंदर नहीं आता है, वो अनटचेबिलिटी में नहीं आता है। अनटचेबिलिटी क्या, जो कुप्रथा है, जो जाति से रिलेटेड है, जो हमारी सोच से रिलेटेड है, मेडिकल कंडीशन इसमें नहीं है। तो ये कहते हैं अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को तो खत्म करता है, उसको समाप्त करता है, फोरबिडन करता है, और किसी भी रूप में उसको ओबे करना निषेध करता है, प्रोहिबिट करता है। ये कहता है कि अगर कभी अनटचेबिलिटी से उत्पन्न कोई भी अयोग्यता को लागू किया जाएगा तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। यानी कि अगर कोई इसको प्रैक्टिस में लाता है या इसको एक डिसेबिलिटी के रूप में बताता है तो ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। और इसके लिए पनिशमेंट कहाँ दी जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, जो कि पहले कौन सा एक्ट था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था 1955 का। तो ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है ये 1955 में बनाया गया ताकि अगर कोई इस तरीके की प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश किया जा सके। और फिर बाद में इसको अमेंड कर दिया गया, इसके नाम को ही, और उसको क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, जो इसको रीनेम्ड किया गया। तो इसको मना किया गया है और साथ ही साथ एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है जिसकी पनिशमेंट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 में दी जाएगी। और खासकर भीमराव अंबेडकर इनसे जो है बहुत ज्यादा पीड़ित थे अनटचेबिलिटी से। अब बात आता है आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। ये क्या कहता है, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 आपका राइट टू इक्वालिटी है, ठीक, तो आपसे जो ज्यादा पूछा जाता है वो 14 ही पूछा जाता है, लेकिन आपको 14 to 18 पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है और आपने अपना लिखा क्या है, आपने लिखा है अपना राइट टू इक्वालिटी, और उसमें आप रूल ऑफ लॉ लिख रहे हैं, ठीक है, आपने रूल ऑफ लॉ लिखा, जितना आपको लिखना था, जैसे आपको लिखना था लिख दिया, लेकिन आप इसको क्या करो, ब्रीफ कर दो कि 14 ये कहता है, 15 ये कहता है, 16 ये कहता है, 17 ये कहता है, बस उसकी हेडिंग, और फिर बाद में 14 को डिस्क्राइब करना शुरू करो। तो जब मैं बात करती हूँ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, जिसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है ना, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखते हो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, उनको महात्मा कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहा जाता है, सुभाष चंद्र जी को बोस कहा जाता है, तो ऐसी बहुत सारी उपाधि थी, है ना। तो उनको निषेध किया गया कि भैया किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, सभी कॉमन है, और यहाँ पर कोई उपाधि किसी भी प्रकार की किसी को नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक भेदभाव का कारण बनता है कि इंसान अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है। तो जैसे संगीत कोकिला कहा जाता है उनको, सरोजनी नायडू को कोकिला कहा जाता है, सॉरी, तो भारत कोकिला। अब इसमें क्या है, ये जो उपाधियां हैं इनका अंत है कि भैया नहीं, ऐसे कोई भी किसी को नाम नहीं दिया जाएगा जिससे कि वो सुपीरियर समझा जाए। ये मैम भारत रत्न जो हम प्रोवाइड करते थे उपाधि की हो गई, ये तो अभी भी चल रहा है। नहीं, वो अवार्ड है, वो उपाधि नहीं है, वो एक अवार्ड है, एक इनाम है, उसको उपाधि की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, ऐसा कहा गया था। किसमें? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, उस पे आने वाली हूं मैं।
पहले मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार पढ़ा दूं, फिर उस पे आते हैं। ये देखिए, ये कहते हैं कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शेल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। सेना या विद्या से रिलेटेड को छोड़कर स्टेट कोई भी उपाधि नहीं देगा। आप डॉक्टरेट हो सकते हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, जैसे पीएचडी की डिग्री है आपकी, एडवोकेट की है, आपका जो है एमबीबीएस के बाद डॉक्टर की है, तो वो वाली उपाधि आपको मिल जाएगी, शिक्षा वाली उपाधि आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो मिलिट्री वाली उपाधि है वो भी आपको मिलेगी, चाहे आप लेफ्टिनेंट है, जनरल है, जो भी है, कर्नल है, जो भी है, वो वाली उपाधि भी वैलिड है, वो मिलेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को छोड़ के और विद्या यानी कि एजुकेशन को छोड़ के, एकेडमिक को छोड़ के किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। सेकंड ये कहते हैं कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी स्टेट से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक। अब ये कहते हैं नो पर्सन। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कि आपने मिलिट्री का बोला, इसके बाद जैसे अपने आईएएस है, आईपीएस है या पुलिस है, तो उनको भी वंचित रखा जाएगा इन सब से, या उनको काउंट करेंगे इसमें? इन्होंने इसमें सेना बोला है, और जब हम सेना बोलते हैं तो उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं आपकी, थल सेना, वायु सेना, ये सारी आ जाएंगी। मतलब पुलिस बल सब आ जाएगा इसके अंदर? सब इसी के अंदर आएगा आपका। ओके मैम, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये कहते हैं कि no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state। कोई भी गैर नागरिक जो स्टेट के अधीन किसी भी प्रॉफिट या बिलीव के पद पर है, ट्रस्ट के पद पर है, बिना प्रेसिडेंट की सहमति के किसी भी विदेशी स्टेट से कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिए कोई गैर नागरिक है, भारत के अंदर काम करता है, भारत के अंदर ही जो है उसको सर्विस कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया कि भैया आप भी बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही आप भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर होल्ड करते हैं, एक ट्रस्ट का ऑफिस यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। मैम इसमें कौन सा पोस्ट आएगा? इसमें देखिए आपका, अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे बहुत सारे जासूस आ जाते हैं, ये एम्बेसडर इसमें आएंगे क्या? ये एम्बेसडर तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो क्या है, हमारे यहाँ पर वो अपने यहाँ का ऑफिस होल्ड करते हैं ना, अपने यहाँ की वो चीजें बचाने के लिए, वो तो अपने रिलेशन सुधारने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें सहायता के लिए कोई सेना भेजी, तो एट द उस दौरान मतलब इनको हम हाँ उस दौरान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही है। जो फॉरेन सर्विस में हो, किसी के साथ हमारी कोई जो है लड़ाई चल रही है और उस दौरान यहाँ पर सेना काम कर रही है, एक ऑफिस का जो है उन्होंने मतलब कि विश्वास का एक पद धारण कर रखा है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विदेशी चीज स्वीकार नहीं करेगी, अपने देश की स्वीकार करेगी, विदेशी बाहर की नहीं करेगी। मैम ये असाइलम के लिए भी लागू है? असाइलम के लिए तब होगा अगर वो हमारे यहाँ कोई नौकरी करते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे ना एंग्लो इंडियन का भी प्रोविजन है, ठीक है, तो वो मान लीजिए एमपी है, तो ऐसा नहीं कि वो हमारी परमिशन के बिना, राष्ट्रपति की परमिशन के बिना बाहर उपाधि धारण कर ले और ये कह दे कि मैं तो एंग्लो इंडियन हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे यहाँ एमपी हैं, एक विश्वास का पद धारण करते हैं, तो आप बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकते। एंग्लो इंडियन समझ रहे हैं ना, जो यहाँ पे फ्रांस के ये सब, तो यस। अब ये कहते हैं, अगली बात ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, जो स्टेट के अधीन किसी भी ट्रस्ट का ऑफिस धारण करता है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना बाहर से यानी कि फॉरेन से कोई भी उपहार, कोई भी उपाधि, कोई भी मतलब टाइटल, गिफ्ट, कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेगा। इट मीन्स कि राष्ट्रपति की सहमति लो आप और फिर स्वीकार कर सकते हो। हमारे यहाँ के जैसे आप प्रधानमंत्री देखते हैं, तो अगर वो बाहर उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो ये विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट से परमिशन ली है, तभी वो बाहर, आप देखते हो ना बहुत सारे ऑनर उनको दिए जाते हैं, फ्रांस का ऑनर मिल रहा है या जर्मन से ऑनर मिल रहा है, तो ये क्या है, ये राष्ट्रपति की सहमति से।
वो इसको ले रहे हैं। और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलते हैं दूसरे कंट्री का, हाँ हाँ, वो सब राष्ट्रपति की सहमति से। वो जितना एक्टर्स हैं, जितने फेमस लोग हैं, वो भी राष्ट्रपति से परमिशन लेता राष्ट्रपति की सहमति से। मान लीजिए अक्षय कुमार को मिल रहा है, शाहरुख खान को मिल रहा है, बाहर जाके कुछ भी राष्ट्रपति की सहमति से। ओके। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आपका ये मैम जैसे एम्बेसडर होते हैं बाहर के हमारे इधर, अगर वो हम उनको कोई चीज उपहार दे रहे हैं तो वो फिर किस में आएगा? हम उनको कोई हमने चीज जैसे एम्बेसडर है, मान लीजिए एम्बेसडर को हमने अपने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, हमने 1 किलो गोल्डी उनको उपहार में दे दिया, तो वो क्या राष्ट्रपति से कंसेंट लेनी पड़ेगी उनको देने के लिए? नहीं भाई, हमें बाहर का स्वीकार नहीं करना, उन्हें हम कुछ भी दे दो। अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है तो ले लो, वो लेंगे, वो देखेंगे अपने यहाँ का क्या कर रहा है स्वीकार। अच्छा, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस पे है ओनली? हाँ, मतलब ये है कि हम बाहर का कुछ भी स्वीकार करेंगे तो हम परमिशन से करेंगे, विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके। आर्टिकल 18 जो है वो इसको कोई भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं मानता है कि अगर मान लीजिए हमने बाहर से बिना राष्ट्रपति के परमिशन के भी कुछ ले लिया तो ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये प्रोहिबिशन लगाता है कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, देश के हित में है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। और आप जो है, जैसे ये हम बात कर रहे थे, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ये एक तो 1954 में स्वीकार किए गए थे। जो भारत सरकार थी उसने इनको शुरू कब किया था? 1954 में शुरू किया था। ठीक है, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी जब ये शुरू किए गए थे। और इनको देने का मेन पर्पस था किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक सर्विस के लिए, एक विशिष्ट सेवा के लिए उस क्षेत्र में। वो आपका सिनेमा के क्षेत्र में हो सकती है, क्रिकेट के क्षेत्र में हो सकती है, वो आपका जो है एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो सकती है, वो आपका किसी भी फील्ड में हो सकती है। वो जो सेवा है वो एक विशेष अचीवमेंट के लिए, एक विशेष उपलब्धि के लिए दिए जाते थे। और 1977 में कांग्रेस ने इन्हें बंद कर दिया था, लेकिन ये 1980 में फिर से चला दिए गए, फिर से इनको शुरू कर दिया गया। और इसकी रिकग्निशन को चैलेंज किया गया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये यार 1996 का केस है, जिसमें कि इनको चैलेंज किया गया, इनकी रिकग्निशन को, इनकी पहचान को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि इन अवार्ड्स के पीछे हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द अवार्ड, इसके पीछे की इंटेंशन क्या है, हम इसको क्यों दे रहे हैं। तो हम इसको क्यों दे रहे हैं? हम इसको जो है प्रमोशन के लिए दे रहे हैं, प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं, युवाओं को प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं, या जो हमारे और इस फील्ड में है उन लोगों को प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं, ताकि लोगों का उत्साह बढ़े और वो भी जो है क्या कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करे, चाहे वो सोशल सर्विस हो। मतलब तो ये इससे क्या हो रहा है? इससे ना प्रमोशन हो रहा है, इससे लोग प्रमोट हो रहे हैं, ये उनको उत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनका अवार्ड उनको दिया गया और बाकी जनता इससे इंस्पायर हुई कि वो भी अच्छे काम करे। तो इसीलिए पहली बात तो ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये टाइटल नहीं है, दे आर नॉट टाइटल, और ना ही ये आर्टिकल 18 का वोलेशन करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये अवॉर्डी के नाम के साथ स्पेसिफिक रूप से नहीं जोड़े जा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि किसी को भारत रत्न मिल गया तो अब वो हम नाम कैसे लेंगे, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर है ना, या भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। ये कहते हैं कि उसके नाम के साथ स्पेसिफिकली इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, और अगर कोई जोड़ता है इसको, बार बार ये करता है, तो उसको हम जब्त कर लेंगे, सीज कर लेंगे। क्योंकि पनिशेबल ऑफेंस तो ये है नहीं कि इसको जेल में डालें, तो इन अवार्ड्स को सीज किया जा सकता है अगर कोई जो है उल्लंघन करता है और अपने आप को सुपीरियर दिखाता है आम जनता के बीच में कि भैया मुझे ये मिल गया है तो मैं भगवान हो गया हूँ, ये वाली चीज। मैम वो जो बाबा जो टाइटल लेते हैं, थाना बाबा, थाना बाबा, कौन? जो प्रवचन जो लोग देते हैं, बाबा बाबा,
ये टाइटल उनको सरकार ने दिया ही नहीं, ये टाइटल उनको कहीं से मिला ही नहीं है, ना उन्होंने विदेशियों ने उनको दिया है, ये तो अपने आप ही बन गए। मान लो मैं ही अपने आप को कोई नाम दे लूं, तो वो भगवान नहीं, होंगे ना। वो नहीं, वो कोई टाइटल नहीं है। टाइटल वो जो किसी ऐसी जगह से उनको मिले जिससे कि समाज में, जो समाज का एक अच्छा वर्ग है वो ये समझता हो कि अरे इनको कहीं से ये टाइटल मिला है। अपने आप तो कोई कुछ भी कह ले अपने आप को, और उनको कोई कुछ भी बना ले, तो वो नहीं। मैडम लेकिन टाइटल तो एक प्रैक्टिस में तो रहता ही है ना, लोगों के से नोन टू होने के लिए वो अपने टाइटल ही बताते हैं, जैसे पहलवान जी, पंडित जी, मौलवी जी, लाइक दिस। हाँ, ये सब तो हमारी नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ही नॉर्मल, कि हम जो है ऐसे ही बोलते हैं। कोई पहलवानी करते हैं उनको पहलवान कहना शुरू कर दिया इस तरीके से। मैडम लेकिन हमारे वो ये कैटेगरीज में आ जाएंगे। लेकिन ये हमारे यहाँ दिए नहीं जाते स्पेसिफिकली, कोई ये कहने लगे जी मैं तो ये ही हूँ, नहीं, वो ये नहीं है, असलियत में ये नहीं है। बाकी तो सब चीजें चलती हैं, क्योंकि वो किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति ने उसको नहीं दिया है, या मान्यता प्राप्त संस्था ने उसको नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी सरकार ने, बेसिकली सरकार ने उसको नहीं दिया है। अब वो कुछ भी, कुछ चाहे आम पर्सन उसको कहते रहे। अब जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी आपके 19 की, आर्टिकल 19 की, कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। राइट टू फ्रीडम। हाँ जी, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, और राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आपके बहुत सारे राइट हैं, और ये भी सिर्फ किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, मैं बता दूं, और किसी के लिए नहीं, सिटीजन्स के लिए। जिसमें ये कहा गया कि ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट, सभी नागरिक ये अधिकार रखेंगे। ए 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए क्या कहता है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब मैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती हूँ तो इसमें क्या आएगा, इसमें वो आपका ओरली भी हो सकता है, वो आपका डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, लिखित में हो सकता है, रिटन हो सकता है, वो आपका किसी चिन्ह के रूप में हो सकता है, सिंबल के रूप में हो सकता है, वो प्रिंटिंग के रूप में हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि हम अपनी हर एक चीज बोल के ही एक्सप्रेस करेंगे, हम लिख के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम प्रिंट करा के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम सिंबल बना के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सभी चीजें आती हैं, किसमें, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही साथ इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्यों, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम दूसरों के विचारों को भी क्या करते हैं, बाकी सबके सामने रखते हैं। अपने विचारों को तो हम रखते ही हैं कि दूसरे के सामने रख ले, लेकिन एक जो प्रेस है ना, वो बहुत सारे लोगों के विचारों को जनता के सामने रखती है। तो इसके अंदर क्या आती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। रोमेश थापर का केस था, रोमेश थापर, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यार 1950। 1950 का केस है जिसमें कि ये कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो उसमें केवल अपने ही थॉट्स को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है, वो वहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के थॉट्स को भी एक्सप्रेस करना शामिल है। और दूसरों के थॉट्स को हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, प्रेस के थ्रू। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के द्वारा ही संभव है कि दूसरों के विचारों को हम क्या कर सके, उसका प्रसार कर सके, उसको जो है पब्लिश कर सके, उसको जो है जनता के सामने रख सके। तो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950।
और डेमोक्रेटिक कंट्री का आधार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जहां ये नहीं, वहां पे आप समझिए कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं। तो फर्स्ट क्या था हमारा? फर्स्ट रहा हमारा टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। सेकंड ये कहते हैं, यानी कि इसका क्लोज सब क्लोज बी जो है 19 का क्लोज 1 सब क्लोज बी, वो कहता है टू असेंबल पीसीबली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, है ना, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। चाहे हम पढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाएं, हम शादी करने के लिए इकट्ठा हो जाएं सब, या क्या कहते हैं शादी करवाने के लिए इकट्ठा हो जाएं, या फिर किसी की शोक सभा में इकट्ठा हो जाएं, या हम गैदरिंग कर रहे हैं कहीं पर भी, तो वो सब इसके अंदर आता है। ये कहते हैं विदाउट वायलेंस, है ना, कि भैया शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं हथियार लेके इकट्ठा हो गए और नारेबाजी चल रही है, ऐसा नहीं, बिना हथियारों के, हथियार नहीं, बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक। सी में ये कहा गया है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संस्था, संघ, सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, सहकारी समितियां जो होती हैं, उनको बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम यूनियन बना सकते हैं अपनी, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। वो क्या है? फ्रीडम है हमें कि भैया आप जो है ऐसे बना सकते हो, कर सकते हो। 4-5 इकट्ठा लोग हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? अपना एडवोकेट की एसोसिएशन बना लेते हैं, किसी भी एक नाम से, वो 5-6 लोग उसमें मिलके काम करते हैं, ठीक है। यूनियन बना लेंगे, एक को नेता चुन लेंगे, ये हमारा यूनियन का नेता है। तो ये क्या है? ये फ्रीडम है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो राइट टू फ्रीडम है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर। ये बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ये कह दे कि नहीं मुझे तो ये राइट है और आप मुझे रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं और सभी पर हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, असेंबल पीसीबली हो, एसोसिएशन बनाने का हो, अब चाहे और बाकी हो, ठीक है, सभी के सभी एब्सोल्यूट नहीं है। आगे ये कहते हैं डी की अगर मैं बात करती हूँ, इसके सब क्लोज डी की, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, समस्त भारत क्षेत्र में आबाद रूप से आने जाने की स्वतंत्रता। हम जहाँ चाहे, हम चाहते हैं हम केरल चले जाएं, हम कहते हैं हम तमिलनाडु चले जाएं, हम कश्मीर चले जाएं, ठीक, तो हम जा सकते हैं, पर भारत के अंदर। इन्होंने भारत के बाहर की बात नहीं की। जब भारत के बाहर का हम अधिकार करेंगे क्लेम, तो हम आर्टिकल 21 में क्लेम करेंगे उसको, इसके अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि भैया भारत के अंदर अगर आपको कोई जाने से रोकता है तो वहां पे आपका राइट वॉयलेट हो जाएगा। अब ये कहते हैं फिफ्थ, यानी कि क्लोज ई जो है, वो ये कहता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि समस्त भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में बसने या आवास करने की स्वतंत्रता। यानी कि हम अगर चाहें कुछ समय के लिए भी कहीं पर रह सकते हैं, जैसे किराए पर रह लिए 1 महीना, 2 महीने, 4 साल, और या फिर हम पूरे जीवन के लिए कहीं पर बस भी सकते हैं। तो हमें आवास निवास दोनों की स्वतंत्रता दी गई है। आवास जो कुछ समय के लिए हो, निवास जो इंटेंशन हमारा जिसके पीछे हमेशा रहने के लिए है कि जब तक हम जिएंगे यहीं पे रहेंगे। तो हम दोनों है हमारे पास, इसीलिए उन्होंने कहा रिसाइड और सेटल, भैया आवास निवास दोनों की है आपके पास स्वतंत्रता। नहीं तो इस पे भी डिबेट हो जाती है, अरे आवास की स्वतंत्रता दी है, निवास की नहीं दी है, तो इसका मतलब आप नहीं रह सकते हो। उन्होंने कहा, और अगर वो निवास की कह देते आवास की ना कहते, फिर वहां डिबेट हो जाती है कि भैया निवास की स्वतंत्रता है, आप ऐसे नहीं जा सकते कहीं से। तो उन्होंने दोनों किया कि भैया दोनों की स्वतंत्रता है, आप कुछ समय के लिए कहीं पे रह सकते हैं या हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन जमीन खरीद नहीं सकते। अभी उस पे आने वाली हूँ। खरीद भी सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो हाँ ठीक है। राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं यही चाहिए, ये हमारी ही होगी, ऐसा नहीं। खरीदने का अधिकार तो है, खरीद सकते हैं, अगर कोई अपनी जमीन बेच रहा है या कुछ कर रहा है तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपका गवर्नमेंट है वो जब चाहे उसको हमसे कानून बना के ले सकती है। बस ये डिफरेंस आ गया, बाकी डिफरेंस नहीं क्या है? मैडम, बहुत सारे स्टेट में वो ऐसा रूल है बहुत कि आप दूसरे स्टेट से जाके लैंड नहीं परचेज कर कर सकते सकते हैं। हैं।
हाँ, तो ये आपका अभी कश्मीर में जो पहले है कश्मीर उसको था, हट गया, सिक्किम में अभी भी है, सिक्किम में, हाँ अभी नॉर्थ ईस्ट हिमाचल भी में है। अभी भी हाँ हाँ, हिमाचल में तो मैं देखती हूँ तो वहां पे आपका ये बहुत ज्यादा है कि मकान बने हुए हैं, आप रह सकते हो 1 साल 2 साल अगर आपको लेना है किराए पे इस तरीके से। हाँ, रेंट पे रह सकते, खरीद नहीं सकते। हम्म। नॉर्थ ईस्ट में भी है कई जगह। लेकिन पता है ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ, ये वहां का जो यूपी सॉरी जैसे वहां का जो लोकल एक्ट है ना, ये उसके थ्रू है, सेंट्रल एक्ट के थ्रू नहीं है। मतलब वहां का जो लोकल एक्ट बनाया गया, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने लोकल एक्ट अलग होते हैं जो कि आपका लैंड से रिलेटेड होते हैं। हमारे यहाँ का यूपी लैंड लॉ है 2006 का, जो 2016 से लागू है, और उससे पहले आपका 1950 का था। तो वहां पर भी स्पेसिफिकली बताया गया है कि भैया जो लैंड का कवरेज होगा तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करने की पावर सरकार को है, और कैसे उसको रेगुलेट किया जाएगा और किसको वो दी जाएंगी। तो इसी तरीके से वो वहां का लोकल एक्ट उसको कवर करता है। अगर हम चाहें तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो मैम स्पेशल लैंड स्पेशल स्टेट लिस्ट में स्टेटस है भी ना तो लैंड? दिया गया है। मैम लैंड जो है, लैंड मैटर स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट में है मैम? नहीं, ये उसका स्टेट का है। तो फिर तो वो स्टेट बना सकती है, नहीं देगी। एग्रीकल्चर वगैरह होता है वो देगी। इसीलिए बनाए हुए हैं, मैं आपको बताऊं, इसीलिए ये लॉ बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज एफ है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको रिपील कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 के, उसको तो रिपील कर दिया रिपील, गया। वो और वो इक्लिप्स में नहीं आएगा, इक्लिप्स में नहीं जाएगा, रिपील हो गया पूरा। ये पूरा रिपील यहाँ से हो गया, फंडामेंटल राइट ये खत्म हो गया, मतलब ऐसा नहीं रिप्लेस नहीं किया इसको इन्होंने, यहाँ से रिपील कर दिया कि भैया फंडामेंटल की लिस्ट में तो ये है ही नहीं, फंडामेंटल राइट की लिस्ट में यहाँ से ये मतलब समाप्त हो गया। और एक हम नया आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, आर्टिकल 300A, आरटीआई वाला। है ना, हाँ यही वाला। यानी कि उन्होंने आर्टिकल 300A इसमें ऐड किया, 300 के बाद 300A किया, और उसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। और वो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, उसको लीगल राइट बना दिया। राइट तो है वो लेकिन लीगल है, यानी कि उसको जो है जब चाहे आपकी जो लेजिस्लेटिव है कानून बना के आपसे ले सकती है। तो पहले वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, उसको वो ले ही नहीं सकती थी, बहुत सारी उसको जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी कि मान लीजिए कहीं पे डेवलपमेंट का कोई कार्य होना है और वो जमीन बहुत जरूरी है उसके लिए, तो लोग कहते थे ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते आप हमसे। तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, कब से, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। अभी इसमें कुछ केस भी आया है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ दिन पहले, उसमें उसको आप, वो केशवानंदा भारती के केस के बाद ही इसको हटाया गया था, और अभी जो नया आया होगा रिसेंट वो आप देख लीजिएगा, उसमें इसको उसके बारे में बात ही की गई होगी बस, लेकिन आज भी ये लीगल राइट ही बना रहेगा, फंडामेंटल राइट नहीं होगा। ओके। और क्योंकि सरकार ने हटा दिया ना उसको, सरकार ने उसको समाप्त कर दिया कि भैया ये बार बार जो मैटर आ रहा है ना, हम लोग बड़े, पार्लियामेंट बड़ी परेशान हो रही है, तो पार्लियामेंट ने इसको 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटा ही दिया इसमें से, क्योंकि हमने आर्टिकल 13 में पूछा देखा था ना कि उसको अमेंडमेंट की पावर है या नहीं है या क्या है, तो उसने उसी पावर के थ्रू इसको हटा दिया, अमेंडमेंट के थ्रू। अब बात आती है आपका इसके सबक्लोज जी की। सबक्लोज जी क्या कहता है, सबक्लोज जी ये कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, वो जो चाहे जैसा, मतलब कि कोई भी अपनी जीविका चलाने के लिए कमा सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, ये सब करने की उसको स्वतंत्रता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, गली गली में जाके बेचारे सब्जी बेचते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत, उनको भी ये जो है स्वतंत्रता मिली है, और उनका एक अलग से एक्ट भी बनाया गया है इसी के आधार पर, 19G के आधार पर एक्ट है वो। तो इसका मतलब है कि कोई हमें रोक नहीं सकता है कि भैया अरे तुमने, हाँ लेकिन देखिए अगेंस्ट दी लॉ नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं अपने घर में हमने अफीम की खेती करनी शुरू कर दी और हम ये कहने लगे भैया ये हम अपना जो है बिजनेस कर रहे हैं, हम तो नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये अगेंस्ट दी लॉ है, तो ये नहीं हो सकता। तो सही व्यापार हो, सही कारोबार हो, सही नौकरी हो, सही चीजें हो, ऐसा नहीं गलत चीजें नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं, व्यापार नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो सही होना चाहिए, वो सब करने की लॉफुल स्वतंत्रता, होना चाहिए मैम। लॉफुल होना चाहिए।
अब बात आती है कि जो हम बात कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन पे क्या रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच, ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2। 19 का क्लोज 2 ये बताता है कि किन ग्राउंड्स पर आप इस राइट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो जैसे इसमें इन्होंने कहा कि नथिंग इन सब क्लोज ए of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India। पहली इन्होंने बात कह दी भैया, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में रहते हुए जो विधायिका है वो ऐसा कानून बनाकर ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है अगर वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को हिट कर रहे हैं, वो जो फ्रीडम है अगर वो इसका वोलेशन कर रही है, इसके अगेंस्ट जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो लेजिस्लेटिव है वो कानून बनाकर इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, इस पे प्रतिबंध लगा सकती है इस आधार पर, रीजनेबल प्रतिबंध। या फिर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के आधार पर भी इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, अगर हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है दूसरे देश के साथ उनके आधार पर भी, ऐसा नहीं कि हम जो है नारे लगा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, रूस के खिलाफ, हमारे यहाँ पे जो है गलत चीजें प्रसारित हो रही है प्रेस में, तो उन आधारों पे लगाए जा सकते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंडली रिलेशन खराब हो सकते हैं इन सब चीजों से। पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, और लोक व्यवस्था बहुत ही एक पूरा का पूरा वास्ट है अपने आप में कि वो लोक व्यवस्था क्या होगी। डिसेंसी और मोरालिटी, शिष्टाचार और आपका जो है क्या कहते हैं नैतिकता, सदाचार के आधार पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक में खड़ा होकर कोई भी अश्लील चीजें करता रहे और हम ये कहें कि ये तो इसका जो है अधिकार है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना अगर कहीं पे हो रही है, अगर हम देख रहे हैं कि वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मजाक बनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, या जज के किसी डिसीजन के खिलाफ, उसके किसी ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पुतले फूके जा रहे हैं और जुडिशरी में से विश्वास उठाने का वहां पे काम किया जा रहा है जनता के बीच में, तो उसके आधार पर भी उनको हम क्या कर देंगे, तितर बितर कर देंगे कि एक जगह नहीं इकट्ठा होना, ये कोई फ्रीडम नहीं है आपको। एंड डेफमेशन, मानहानि के आधार पर भी, अगर हम बहुत सारे लोग मिल करके या कोई भी व्यक्ति अकेला मिल करके और क्या कर रहा है, माइक में नारेबाजी कर रहा है और किसी के खिलाफ गलत चीजें बोल रहा है, भले किसी महिला के खिलाफ वो बोल रहा है पब्लिक में या किसी भी पुरुष के खिलाफ वो बोल रहा है, जिससे उसकी मानहानि हो रही है। मानहानि कब, जब वो चीज पब्लिश हो जाए, जब वो चीज उस व्यक्ति की नॉलेज के अलावा दूसरे व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए जिसकी कि आप मानहानि कर रहे हो, उसके मान की हानि कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट की हानि कर रहे हो, तो तब, क्योंकि मानहानि तभी मानी जाती है जब वो दूसरे को पता चले। अगर सिर्फ मान लीजिए मैंने किसी को कुछ कहा तो वो मानहानि नहीं है क्योंकि मैं उसी को कह रही हूं, लेकिन हाँ अगर मैंने उसके अलावा दूसरे को कहा तो वो मानहानि हो जाएगा। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी भी अपराध को उकसाना, उसका उद्दीपन करना, ये क्या होगा, ये भी उसमें नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम ऑफेंस को उकसा रहे हैं कि ऑफेंस किया जाए, है ना, पीछे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं कि मारो मारो मारो, ये सब क्या है, ये ऑफेंस को उकसाने का काम है, तो इसके आधार पे भी इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आपके जितने राइट्स हैं, ये चाहे वो आपका सभा करने का है, संघ बनाने का है, मूव करने का है, कहीं पे भी क्या कहते हैं रिसाइड, निवास करने का है, तो इन सब पे भी इनमें से कुछ आधारों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। जैसे कि ये कहते हैं कि जो सब क्लोज बी है आपका, उस पर हम किस आधार पर लगा सकते हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, इनके आधार पर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर के आधार पर और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के आधार पे हम वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि भैया आप जो सभा कर रहे हो वो भारत की संप्रभुता या अखंडता के खिलाफ अगर है ना, मीटिंग चल रही है
भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, भारत को बांटने की बात की जा रही है, तो उसको हटा देंगे वहां से, ये हम ले लेंगे। या फिर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है उस सभा से, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो भी उसको हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे माइक में बोला जा रहा है और जी आसपास की जनता बड़ा नॉइज हो रहा है, आसपास स्कूल है, आसपास हॉस्पिटल है या कुछ भी है, तो भैया नहीं, तो इन आधारों पर उसको भी हम क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मैम ये किस लेवल तक पनिशेबल होता है क्या व्हेन यू डोंट फॉलो दीज रिस्ट्रिक्शंस, अगर राइट आप टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर्स? हाँ, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो ना, तो देखिए वैसे तो ये जो भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका आप कहीं पर डीजे बजा रहे हो, आप कहीं पे जुलूस निकाल रहे हो, आप कहीं पे सभा करने वाले हो कुछ भी, तो विद द परमिशन ऑफ द डीएम होता है ये सब काम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन जाती है और अगर उसको सही लगता है तो वो परमिशन देता है, अदरवाइज वो नहीं देता है, मना कर देता है। और इसके लिए आपका यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, उसमें प्रोविजन किया गया है कि अगर कभी कोई नहीं मानता है कोई व्यक्ति, तो उसको उसके अंडर पनिश किया जाएगा। जैसे मैम कुछ साल पहले वो केस आया था स्टूडेंट्स का, जेएनयू स्टूडेंट्स का, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ वो निकाला था नारा, वो सबको उनको जेल में डाल दिया था रात को। डज दैट आल्सो फॉलो अंडर दिस? हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका वायलेशन किया, तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट करने का यहाँ प्रोविजन किया गया है, लेकिन पनिशमेंट के लिए प्रोविजन अलग जगह पर, पनिशमेंट के लिए अलग एक्ट। यहाँ पर सिर्फ ये है कि हम रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार रखती है कौन, स्टेट, कि उसको रेस्ट्रिक्ट मतलब वो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, इसमें बेसिकली ये है, दे हाँ, कैन नॉट मतलब क्लेम दिस राइट। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारा राइट जो है वो इलेट कर दिया सरकार ने, स्टेट ने। वैसे तो मैम 2 साल शाहीन बाग चला, तब क्या कर लिया स्टेट ने? कुछ भी नहीं किया गया, वहां तो इतनी जनता को इतना परेशानी हुई है, उस समय इतनी परेशानी हुई है, बहुत ही परेशानी हुई है सच में। और इस नेशन की बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था ना, वो बिल्कुल भी मतलब उस लेवल का नहीं था जिसका होना चाहिए था, क्योंकि जनता बहुत परेशान रही उस समय। उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं रोक सकते हड़ताल करने से, लेकिन जो है ये एक सही स्थान पर बैठ के ऐसी हड़ताल कर सकते हैं, या पता नहीं क्या था वो डिसीजन, लेकिन वो जनता के हित में नहीं था उस समय। स्टेट तो फिर भी जो है करता है भैया पूरा जितना हो सकता है, जैसे अभी मैडम फिर वो फार्मर्स आके बैठे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। उनको ये लगता है कि भैया 2014 के बाद जो भी जमीन हमारी जब्त हुई है, जो मुआवजा हमें मिला है वो कम मिला है, वो ज्यादा मिलना चाहिए मुआवजा, और साथ ही साथ हमें उसमें प्लॉटिंग भी मिलनी चाहिए, जो जमीन हमसे ली गई है 10% कुछ, उनका ये मानना है। हाँ, इस बार नारा चेंज एक्चुअली था तो एमएसपी के लिए, लेकिन एमएसपी पर हट गए। तो लेकिन ये है कि देखिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो आप देखते हो ना आंसू गैस छोड़ दी है या ये सब कर दिया, वो इसी के अंतर्गत है, क्योंकि हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए है। अब जो है इनमें हर एक पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन आपको जो मेनली रेस्ट्रिक्शंस याद रखने हैं वो याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं के आधार पे बाकी सब पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो आपको जब रेस्ट्रिक्शंस की बात आएगी, जब आप आर्टिकल 19 लिखेंगे, तो आर्टिकल 19 आप पूरा लिख लेंगे, और आर्टिकल 19 को लिखने के बाद आप रेस्ट्रिक्शंस में सिर्फ यही रेस्ट्रिक्शंस लिखेंगे, 8 जो मैंने आपको बताए, यही सब पे अप्लाई हो जाएंगे आपके। ये मैम इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है ठीक। जी, इस पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। अब मैं आपसे जब बात करती हूँ यहाँ पर, अब आर्टिकल 20 को हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 क्या कह रहा है। देखिए आर्टिकल 20 बात करता है, इसमें कहा गया नो पर्सन, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण दिया गया है, जो दोषित व्यक्ति हैं उनको संरक्षण दिया गया है, दोषित व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है, यानी कि जो किसी ना किसी उसमें कन्विक्टेड है, कन्विक्शन जिनका हुआ है, उनके संरक्षण की बात करता है ये। No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। भैया किसी भी पर्सन को
उस समय लागू विधि के अनुसार ही आप पनिश करोगे। जब उसने वो ऑफेंस किया, उसके बाद वो एक्ट चेंज हो गया, वो एक्ट अमेंड हो गया और चीजें उसमें जुड़ गई, उसके आधार पे नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जब वो ऑफेंस किया, उस समय उसके लिए पनिशमेंट 4 दिन थी और बाद में ट्रायल चलता रहा, मान लीजिए उसका 1 साल ट्रायल चला, तो उसके बाद वो एक्ट जो अमेंड हो गया और उसी ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 4 साल हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको 4 दिन की ही पनिशमेंट मिलेगी जब उसने जो ऑफेंस किया और उस समय जो लॉ था, ना कि उसके आधार पर जबकि वो उसको सजा मिल रही है और वो अमेंड हो गया है, उसके आधार पे नहीं। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट को ये रोकता है। मैडम कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, कभी कभी कम भी तो हो जाती है सजाएं। जब कम होगी तो बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा होगी तो नहीं मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ हमेशा बेनिफिट देने की कोशिश की जाएगी, उसका जो है गलत इफेक्ट आप पे नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी एक्यूज्ड पर्सन पे, कन्विक्टेड पर्सन पे गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ऊपर रखते हैं, आर्टिकल 21 को ऊपर रखते हैं। तो ये मानना है कि भैया अगर कुछ कम हुआ है, अगर वो उसके फेवर में वो चीज आ रही है तो वो उसको दे दो, लेकिन अगर वो चीज उसके अगेंस्ट जा रही है ना, फिर उसको मत दो। एक आदमी को हमेशा बेनिफिट दो, एक्यूज को बेनिफिट दो, बेनिफिट ऑफ डाउट भी हमेशा उसको मिलता है। आर्टिकल 20 क्लोज 1 मेनली ये कहता है कि no person shall be punished for an act that was not an offense at the time it was committed। अगर उसने उस समय कोई एक्ट किया और वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन बाद में वो ऑफेंस की श्रेणी में आ गया, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको कन्विक्टेड नहीं किया जाएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस से संरक्षण की बात करता है, यानी कि कोई भी विधि जो बाद में लागू होती है उससे संरक्षण की वो बात कर रहा है कि जिस समय उसने वो एक्ट किया ऑफेंस नहीं था और बाद में उसको ऑफेंस घोषित कर दिया गया, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। This provision ensure that individual cannot be held accountable for actions that were legal when they occurred but were later made illegal by subsequent legislation, है ना। तो भैया जिस समय वो किए गए थे उस समय अगर वो लीगल थे तो वो अकाउंटेबल उसके लिए नहीं होगा, भले ही बाद में उन एक्शंस को इलीगल बना दिया गया हो लेजिस्लेशन के थ्रू। इतनी सी बात है। जरा दोबारा बता दीजिए मैम ये। अच्छा, कहते हैं कि दिस प्रोविजन ensure that individuals cannot be held accountable। मैम ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? बेयर एक्ट में कहाँ मेंशन्ड है? ये आपका आर्टिकल 20 का क्लोज 1 है। क्लोज 1? हाँ, आर्टिकल 20 क्लोज 1। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। हाँ जी। तो पोस्ट फैक्ट है ना मैम, शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। ये ना 3 चीजें हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो ये आपका हमेशा या तो आपसे डबल जेओपार्डी पूछ लेंगे, या आपसे सेल्फ इनक्रिमिनेशन पूछ लेंगे, या आपसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पूछ लेंगे। तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। मैम सेल्फ इनक्रिमिनेशन कहाँ मिलेगा? ये भी इसका थर्ड है, क्लोज थर्ड। देखिए 20 क्लोज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है, 20 क्लोज 2 डबल जेओपार्डी है और 20 क्लोज 3 सेल्फ इनक्रिमिनेशन है। ठीक है मैम, ठीक है। एक तो आएगी तीनों में से जरूर। कौन सा मैम? 1 वाला कौन सा था? 1 वाला था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो, ओके। है ना कि भैया उसको संरक्षण मिल रहा है कि जिस समय उसने वो एक्ट किया अगर वो लीगल था और बाद में उसको इलीगल बना दिया जाता है बाय द सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन, तो वो लीगल ही रहेगा, उसको बाद में पनिश नहीं किया जाएगा। आपका केस था इसमें, लैंडमार्क केस है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मैंने 1 में आर्टिकल 20 क्लोज 1 है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट when an act is declared a criminal offense
when an act is declared a criminal offense by the legislature and provides penalties for it. ठीक है, यानी कि जब जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी एक्ट को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करता है और उस पर पेनल्टी लगाता है, उसके आधार पे उसको जो है जुर्माना लगाता है, सच डिक्लेरेशन इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव, ये हमेशा ही प्रोस्पेक्टिव होगा, भविष्य लक्ष्य होगा, एंड कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 1। तो ऐसी सजा, ऐसी पेनल्टी हमेशा ही प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगी, भविष्य लक्ष्य इफेक्ट रखेगी, ना कि भूत लक्ष्य। किसके आधार पर? 20 समझ आया। तो कभी भी ऐसा लॉ अगर बनाया जाता है जिसमें कि सजा या पेनल्टीज ऐड की जाती है या अमेंड करके बढ़ाई जाती है, जैसे आपका निर्भया था, उसमें क्या हुआ था, निर्भया केस के बाद जो 16 दिसंबर 2012 का केस है, तो आपका क्या हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, एक बहुत ही बड़ा वास्ट अमेंडमेंट हुआ, आपका पूरा आईपीसी चेंज हुआ, सीआरपीसी चेंज हुआ, उसमें अमेंड किए गए, बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए। तो वो सब क्या थे, वो सभी क्या होंगे, प्रोस्पेक्टिव होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, यानी कि उससे पहले जो रेप के केसेस थे और जो चीजें हुई हैं वहां पर हमें सजा कैसी होगी, जैसी पहले थी, और 2013 के बाद सजा कैसी होगी, जैसी 2013 में अमेंड हुई। तो अगर 2013 से पहले किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया था तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जो पुराना लॉ है, और जो अमेंडेड लॉ है बाद वाला वो कैसा होगा, भविष्य लक्ष्य की। अगर अब 2013 के बाद कोई भी वो ऑफेंस करेगा तो उसको 2013 के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। और मैम इसमें एक, हेलो, बताइए। हाँ मैम, इसमें फॉर एग्जांपल जो क्राइम है वो पहले हुआ और रजिस्टर वो बाद में हुआ, तो उस केस में भी वो जो नया वाला रूल होगा वही अप्लाई होगा, या नहीं, जब पुराना, अच्छा तब वो पुराना होगा? ओके पुराना ही होगा, यानी कि जिस समय अपराध किया गया उस समय का लॉ देखा जाएगा क्या था। ओके। अब मैं बात करती हूँ आपसे इसके 20 की क्लोज 2 की। 20 क्लोज 2 क्या कहता है, डबल जियोपार्डी, ये दोहरे दंड से संरक्षण देता है कि भैया अगर आपने किसी को एक बार जो है अभियोजित कर लिया, आपने किसी को एक बार पनिश कर लिया, तो आप उसी सेम ऑफेंस के लिए उसे दोबारा पनिश नहीं करोगे, है ना। अगर आपने किसी को एक बार हत्या के लिए पनिश कर दिया और वो बेचारा जेल से बाहर आ गया, तो अब ऐसा नहीं कि उसको दोबारा फिर उसी ग्राउंड पे पनिश कर दिया जाए, नहीं। नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर हमने उसको एक बार सजा दे दी है या उसको एक बार अभियोजित कर दिया है, तो वहां पर ऐसा ही आपको एक प्रोविजन मिलेगा सीआरपीसी में, जो आपका भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, तो उसका अब मुझे लगता है सेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन जो पुराना सेक्शन था वो सेक्शन 300 था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया है तो सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा से एक्विट या कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए उसको बरी कर दिया गया है या फिर उसको जो है पनिश कर दिया गया, भले ही वो 5 दिन की पनिशमेंट हो, लेकिन उसको पनिश कर दिया गया है, तो वहां पर उसी सेम ऑफेंस के लिए आप दोबारा उसके खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो, दोबारा नहीं जा सकते। मूवी बनी है वो अंधा कानून। हाँ, तो इनका भी यही कहना है कि भैया अगर आपने एक बार उसको जो है प्रोसिक्यूटेड कर दिया है या पनिश कर दिया है तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो। मैडम इसमें अपील तो नहीं आएगा ना, ये अपील से तो बाहर है ना ये? अपील क्या मतलब, अपील में जाओ आप अपील कर लो, लेकिन ऐसा नहीं आप नया सूट नहीं फाइल, मतलब एक जो है दोबारा एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते उसके। मतलब सेम उसी केस में उसी कोर्ट में नहीं कर सकते ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आप कर अपील सकते? में जाओ, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उसकी पनिशमेंट से, अगर आप उसके एक्विटल से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील में जाओ, अपील की रोक नहीं है, लेकिन उसका दोबारा ट्रायल नहीं होगा किसी और कोर्ट में भी, और ना ही दोबारा उसको सुना जाएगा, वो फ्रेश सूट नहीं होगा, वो बार हो गया है उसी ग्राउंड पे। ठीक है, अगर वो एक बार एक्विट हो गया है या एक बार वो कन्विक्ट हो गया तो खत्म बात, आप अपील में चले जाओ। दो बार पनिशमेंट नहीं उसकी। मैडम तो क्या बोलते, डबल डीओ? डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी, DOUBLE JEOPARDY, डबल जियो पार्टी।
this principle of double jeopardy prevents individual from being subjected to multiple trials or punishment for the same offense. Once a person has been acquitted or convicted and punished for a particular offense, they cannot be tried or punished again for the same offense. बस इतना कहना चाहते हैं। मैम फॉर एग्जांपल एक मर्डर केस में कोई एक्विट हो जाता है और उसके बाद थोड़ा और कुछ आपको वो मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है, तब भी नहीं इसी को दोबारा प्रोसिक्यूट कर सकते सेम नहीं, केस में? अगर आपको प्रूफ मिले हैं तो आप उनको साबित करिए अपील में जाके। ओके। हाँ, आप अपील में जाइए और अपील में रखिए उन चीजों को। फ्रेश नहीं होगा फिर से सब कुछ। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ क्रिमिनल की, तो क्रिमिनल में ना रिव्यू नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि उस कोर्ट को ये कह दो कि रिव्यू कर लो। आप रिव्यू नहीं कर सकती वो कोर्ट क्रिमिनल में, सेम कोर्ट, तो वो अपील में ही आप सुनेंगे, अपील में ही सुनवाई जो नए फैक्ट है। पनिशमेंट तो हो ही गया ना मैम, इसमें तो पनिशमेंट तो मिल गया एक बार ना, तो उसके लिए नहीं, फिर कभी कभी पनिशमेंट से भी सेटिस्फाई नहीं होते ना। पनिशमेंट हमें दिलवानी है, उसको क्या कहते हैं, मृत्युदंड, उसको मिला है सिर्फ उम्र कैद, तो हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपील में चले जाएंगे। अपील में जाने का मतलब है स्टेट अपील में जाएगा, स्टेट ही जाएगा अपील में। जब भी विक्टिम हमेशा स्टेट होता है, क्योंकि वो 14 साल जेल काटने के बाद भी अपील में जा सकते हैं। काटने के बाद नहीं, तभी जाइए, क्योंकि एक लिमिट होती है वहां पर कि आप 90 डेज में जा सकते हैं। अच्छा, विदिन ऐसा नहीं कि आप जो है बाद में नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लिमिटेशन हाँ, सजा काटने का। मैडम एविडेंस 90 डेज के बाद मिलता है, तब क्या करें? तब अपील में जा सकते हैं? आपको अगर एविडेंस ही अपील का समय खत्म होने के बाद मिला है, तो वहां पर आप क्या करेंगे फिर, क्या कहते हैं, कोर्ट से माफीनामा लिखते हैं, और उसके अंतर्गत आप ये बताएंगे कि आप डिले क्यों हुए, क्या सफिशिएंट कोज थे, या अब आपको ये मिला है। तो वहां पे जो इनहेरेंट पावर होती है कोर्ट की, वो उसमें कंसीडर अगर करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज खारिज कर देगा। थैंक यू मैडम। अब जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात आती है कि भैया किसी भी व्यक्ति को आप उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम उसको मार के ये कह रहे हैं कि अपने खिलाफ गवाही दे, अपने खिलाफ ही बोलना है। तो 20 क्लोज 3 का ये कहना है, किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का एक्यूज्ड है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु उसको बाउंड नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद एक्यूज्ड द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना भी आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे बाध्य नहीं किया गया ऐसा कहा जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए वो अपनी मर्जी से बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसको पीट के 3rd डिग्री दे के और जानबूझ के अपनी जान बचाने के लिए वो बेचारा ये कह रहा है कि चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, है ना। बहुत सारे आप मूवीज देखते हो, और इवन हकीकत में भी ऐसा होता है, बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं जो सजा काट रहे हैं। तो ये कहना है कि भैया किसी भी व्यक्ति को आप उसके खिलाफ ही कभी गवाह बना नहीं सकते हो जबरदस्ती। अगर वो अपनी मर्जी से बनता है तो ठीक है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कह सकते। This means that an individual cannot be forced to provide evidence or testimony that may incriminate themselves. It is a fundamental right that protects individual from being compelled to be a witnesses in their own criminal prosecution. है ना, अपने ही मामले में उसको विटनेस बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और अगर उसके साथ ऐसा किया जाता है तो वो कोर्ट में बोल सकता है। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने दी गई गवाही कोई मान्यता नहीं रखती है। मैम कोर्ट में जज उससे ये नहीं कह सकता तुम बोलो अपने बारे में, गवाही दो। हाँ, इट मींस लाइक दैट ना। हाँ, उसको गवाही के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस के सामने गवाही देखिए मायने नहीं रखती है। गवाही वो मायने रखती है जो मजिस्ट्रेट के सामने की गई हो, और मजिस्ट्रेट उसे कंपेल नहीं कर सकता तेरे जो गवाही दी है तू इससे सच बोल। तो मजिस्ट्रेट इज अ न्यूट्रल पर्सन, ही कैन नॉट से। हमेशा मजिस्ट्रेट को भी ये सलाह दी जाती है कि जब कोई अपने खिलाफ गवाही दे रहा है तो आप उसको 24 घंटे फ्रेश एनवायरनमेंट में रखो, पुलिस से अलग, और 24 घंटे के बाद उससे फिर आप पूछिए कि क्या आप देना चाहते हैं, क्या आप स्वस्थ माइंड से हैं, आप सही हैं, और ये आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है फ्यूचर में। तो मतलब वो मना भी कर सकता है, वो मना भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो मना कर सकता है। मैम दिस आल्सो इंक्लूड्स टू बी अ विटनेस इन समबडी एल्सेस केस। समबडी एल्स केस में हो सकता है, विटनेस बन रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेट करने से बचा सकते हो। हाँ।
ये है कि Fifth भैया Amendment का अपने ही मैटर में, यहाँ पे क्या कहा गया है, इन देयर ओन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। और इन somebody else's अगर उसने किसी और के साथ मिलके कोई ऑफेंस किया है, मान लीजिए वो को एक्यूज्ड है, तो वहां पर अगर वो ऐसा गवाही देना चाहता है मर्जी से, तो दे सकता है, उस दूसरे के खिलाफ भी दे सकता है, लेकिन तभी जब दोनों सेम ट्रायल में हो, दोनों का वो एक तो ही ट्रायल। सरकारी गवाह बन जाता है ना फिर वो। हाँ, लेकिन एक ही ट्रायल होना चाहिए, तभी, अलग अलग नहीं। मैम ये को एक्यूज क्या होता है? सह अभियुक्त, यानी कि उसके साथ मिलके क्राइम करने वाला, दूसरे एक्यूज के साथ पार्टनर। ओके। बाकी करें हम अगले लेक्चर में, आपका 21 करेंगे, ठीक है, चलिए, ओके।